होगी वो सिर्फ और सिर्फ x की होगी, क्योंकि y की जो वेलोसिटी होती है वो तो सर 0 हो गई होगी। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, मैं अगर स्टार्टिंग में देखूं तो ये कितना बचा है मेरे पास में, हर कॉन्सेप्ट क्या है मैं एक बार देख लेता हूँ कैलकुलेशन। हाँ सही है। तो आई होप आपको हर एक चीजें बहुत अच्छे समझ में आई होगी। एक्चुअल में हुआ क्या है, पार्टिकल जो है, जो प्रोजेक्टाइल है, वो मैन के पीछे जा रहा है। कितना पीछे जा रहा है, एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन अगर 0 हो गया तो जो भी वेलोसिटी ux होगा क्या वही vx होगा। ux कितना है, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज होगा नहीं। अगर x एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 है तो x एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक झा एंड वेलकम यू ऑल ऑन अवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था काइनेमैटिक्स का प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 2। आज हम लोग लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था प्रोजेक्टाइल मोशन के पैरामीटर्स को, जिसमें 3 चीजें आती है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज। और हमने इसके कुछ हॉरिजॉन्टल रेंज के 2 स्पेशल केसेस भी किए थे। अगर आपको इन चीजों में कोई भी डाउट हो तो पहले आप लोग लेक्चर नंबर 2 को जरूर से फॉलो करिएगा। अगर आपको सीधे प्रॉब्लम सॉल्विंग देखना है, प्रोजेक्टाइल मोशन पे सवाल कैसे आते हैं, तो आप लोग इस लेक्चर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जब हम लोग सवाल कर लेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के पैरामीटर्स पे, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक को डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में, कि किस तरीके से किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे वेलोसिटी का वेरिएशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान। उसके बेसिक को देखेंगे। उससे अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल। तो अगेन पेन कॉपी निकालो, हेडिंग लगा लो, एंड माय नेम इज दीपक झा एंड दिस इज अवर चैनल ऑर्बिट एजुकेशन स्टार्टिंग दी लेक्चर। तो बच्चों, पेन कॉपी निकालो और हेडिंग लगाकर स्टार्ट हो जाओ, नोट्स बनाने की तैयारी शुरू कर दो। और आई होप आप लोग लास्ट लेक्चर को भी रिवाइज जरूर करके आए होंगे। लास्ट लेक्चर को रिवाइज करने से फायदा ये होता है कि हमें इन डेप्थ टॉपिक इंस्टेंटली समझ में आता है। अगर मैं टॉपिक आपको अभी पढ़ाऊंगा और अगर आप पहले पुराना कवर अप नहीं करके आए तो आपको थोड़ा सा एक गैप महसूस होगा। लेकिन अगर पुराना आप पढ़ के आए, क्योंकि मैं हर चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को यूज़ करता हूँ अगले लेक्चर में, अगर आपको उनको अच्छे से समझना है तो पहले आपको पुराना सब कुछ रिवाइज किया हुआ होना चाहिए। तो आइए टाइम को वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज का अपना बेहतरीन सा लेक्चर। पहले सवाल के साथ मैं आपको कराने जा रहा हूं प्रोजेक्टाइल मोशन के पैरामीटर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। पहला सवाल बहुत ही इजी होने वाला होगा, बस समझाने के लिए कि किस तरीके से हमें फॉर्मूलेस को अप्लाई करना है। हमारे पास में ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के क्या क्या फॉर्मूला आए थे, मैं आपको वो बता देता हूं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आया था 2u sin थीटा बाय g, जिसमें u sin थीटा होता है uy, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस डिवाइडेड बाय g। तो ये एक फॉर्मूला था हमारे पास में याद रखने लायक। अगला था हमारे पास में मैक्सिमम हाइट, जिसका फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इसको हम लोग uy का स्क्वायर बाय 2g भी लिखते हैं। मैं ये सब चीजें कैसे लिख रहा हूं, ये सब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल रेंज का। इसमें क्या था हमारे पास में, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। इसको हम लोग 2ux uy बाय g भी लिखते हैं। हर चीज के मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे। मैंने आपको ये भी बताया था एक 4th पैरामीटर भी होता है, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। फिर मैंने आपको ये बोला था कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को हम बिल्कुल सेपरेटली पढ़ेंगे, वो भी इसी का हिस्सा है। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिटेल में समझाने के लिए मैंने 3 पैरामीटर को पहले समझाया है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का आइडिया थोड़ा सा अलग है, उसको अलग से समझाएंगे, है वो इसी का पार्ट, बुक्स में आपको दिखेगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। फिलहाल अभी हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे ध्यान नहीं दे रहे, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी तो हम केवल और केवल इन 3 चीजों पे बेस्ड सवालों को देखेंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं, दोनों फॉर्मूले याद होना जरूरी है। एक और चीज, u sin थीटा अपने आप में uy है,
रेक्टिलिनियर मोशन में मैंने आपको जब एक चीज को ग्राउंड से फिकवाया था तो 2u/g आया था पूरा टाइम। तो मैंने आपको ये सारी स्टोरी पहले ही क्लियर कर दी है कि 2u/y जब मोशन अंडर ग्रेविटी था तो u ही u/y था, क्योंकि पूरा का पूरा u y एक्सिस में था। तो अगर इन सब चीजों में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि सर कौन से फॉर्मूले को कैसे याद रखेंगे, तो मैंने याद रखने का तरीका भी बताया है अगेन लास्ट लेक्चर में, उसको आप लोग जरूर फॉलो करिएगा। अभी अगर मैं वो चीज यहां बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा। आइए अब सवालों को करते हैं शुरू। देखिए पहला सवाल क्या कहता है हमारे लिए, पहला सवाल कहता है स्टेटमेंट के हिसाब से बोला हुआ रहता है, मैं मार्कर चेंज करता हूं, स्टेटमेंट के हिसाब से क्या बोला हुआ रहता है कि प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद 100 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री विद वर्टिकल। बोला हुआ है हमसे कि वर्टिकल के साथ 100 मीटर पर सेकंड से चीजों को फेंका गया। तो हमें इतना समझ में आ गया है कि जो u होगा हमारे पास में वो 100 होगा। अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर थीटा क्या 30 डिग्री है यहाँ पे। तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि वर्टिकल के साथ बोला गया है, वस्तु को फेंका तो गया है लेकिन जब उसे फेंका गया है तो वर्टिकल के साथ यानी कि y एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो अब बच्चे मेरे को बताएंगे कि सर आपने एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ लिया था फॉर्मूले में, ये जितने भी फॉर्मूले हैं जिसमें थीटा यूज हो रहा है ये थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ है, तो सर हमें 30 डिग्री नहीं, हमें तो सर थीटा 60 डिग्री यूज करना है। बस यही समझना था। इसमें कई बारी सवालों में लैंग्वेज एक अलग तरीके की यूज होती है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम प्रेशर में। सवाल अब मैंने आपको बता दिया क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा हुआ है सबसे पहली चीज हमें क्या निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरी चीज हमने निकालनी है मैक्सिमम हाइट। तीसरी चीज हमसे पूछी हुई है वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, मतलब जब प्रोजेक्टाइल अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है। फोर्थ हमसे ये पूछा हुआ है हॉरिजॉन्टल रेंज बता दो। तो आपको दिखेगा सर तीन चीज के तो फॉर्मूले ही यूज कर लेंगे हम, बाकी एक जो चीज इसमें पूछी गई जो कि हमारा तीसरा सवाल है कि वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, इसको कैसे करेंगे वो सीखना है बस हमें नया। बाकी मैं पूरा प्रोसेस बताता हूं, आप लोग अपने आप एक बार खुद से सवाल को जरूर ट्राई करिएगा। चलिए मैं अब कराने जा रहा हूं। ये हमारे पास में हो गया y एक्सिस, ये हो गया हमारे पास में x एक्सिस। प्रोजेक्टाइल को जब मैंने फेंका तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहे थीटा, इसकी स्पीड कितनी दे रखी है 100 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। अब आइए हमसे अगर पहला सवाल ये पूछा हुआ है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा तो मैं सीधे फॉर्मूला लगाऊंगा 2u sin थीटा बाय g। एक बात मैं आपको बता दूं, अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे g की वैल्यू में 10 रखूं या -10। तो मैंने आपको रेक्टिलिनियर मोशन में मोशन अंडर ग्रेविटी में बताया था कि जितने भी फॉर्मूले हमने डिराइव किए वो एक बार साइन रख करके किए। हमने एक्सेलरेशन इन y एक्सिस को -g रखा था, तो एक बार जब मैंने साइन को यूज कर लिया है तो दोबारा मेरे को साइन की वैल्यू नहीं यूज करनी, मतलब साइन के साथ वैल्यू यूज नहीं करनी, आप तो डायरेक्टली बस वैल्यू को रखो। ये सब बातें मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूँ रेक्टिलिनियर मोशन की प्लेलिस्ट में, आप स्टार्टिंग से उसे भी फॉलो करिए। मैं फिर बोल रहा हूँ हर पुरानी चीज का यूज है, आप ये सोचोगे कि कॉम्प्रोमाइज करके आप डायरेक्टली इस लेक्चर को पढ़ लोगे तो कुछ ना कुछ चीजें आपकी जरूर छूटेगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो 2u कितना है हमारे पास में, u है 100 और साइन थीटा, तो थीटा है हमारे पास में 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री आ जाएगा ये अपॉन में g हमारे पास में 10, तो ये कितना हो गया 20 साइन 60 की 10 से 0 कट गया, ये tan 2 कितना हो गया 20, साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2, ये आ गया हमारे पास में 10√3 सेकेंड। तो ये हमारे पास में आ गया आंसर। हाँ √3 टाइप का कुछ टाइम होता नहीं है, मतलब इतना नेचर में नहीं है, इतना ज़्यादा बोलचाल में नहीं है। तो हमें पता है कि √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, वैसे हम इसमें भी छोड़ सकते हैं, बाकी आंसर हमारा अच्छा लगे तो कितना आ जाएगा 17.32
सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। किस चीज का आंसर आएगा? ये टाइम ऑफ फ्लाइट का। ठीक है, अब आइए मैक्सिमम हाइट को सॉल्व करते हैं। मैं यहां कर देता हूं मैक्सिमम हाइट को सॉल्व। अगर मेरे को मैक्सिमम हाइट को सॉल्व करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। वैल्यूज रखेंगे सिंपल, 100 का स्क्वायर साइन 60 का स्क्वायर, साइन 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 10। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 500 साइन 60 की वैल्यू का स्क्वायर √3/2 इंटू √3/2। ये हमारे पास में आ गया 4, ये 4 बन जाएगा, इसमें से 100 कट जाएगा तो 25, तो 25 5 जा 125 और ये हो गया 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 375 मीटर। मतलब इस हाइट की जो वैल्यू आई मैक्सिमम हाइट, ये कितना आ गया हमारे पास में? 375 मीटर आ गया, 375 मीटर आ गया। ये सारे मैं फॉर्मूले यूज कर रहा हूँ, साइड में इसलिए लिख दिए। आप लोग भी बच्चों जब प्रैक्टिस करिएगा तो हमेशा ऐसे करिएगा कि जिस चैप्टर को आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसको रिवाइज किया एक बार थ्योरी नोटबुक से, क्लास नोट से, उसके बाद जो भी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं उसको एक साइड में पेपर पे लिख लो। और अब आप सवाल करो, भले ही बीच में से फॉर्मूले को देखो, एक टाइम ऐसा आएगा, एक कट ऑफ ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा अचीव होगा, आपकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि आप फॉर्मूले आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। यही प्रैक्टिस का मैजिक है और कोई तीसरा तरीका नहीं है फॉर्मूले को याद रखने का। आइए हम अब करते हैं सॉल्व थर्ड क्वेश्चन। तो मैं उसके लिए ये फर्स्ट वाला रब कर देता हूं कि सर थर्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो बता दीजिए। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी। तो हम सभी को पता है कि सर हाईएस्ट पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी होगी वो सिर्फ और सिर्फ x की होगी, क्योंकि y की जो वेलोसिटी होती है वो तो सर 0 हो गई होगी। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, मैं अगर स्टार्टिंग में देखूं तो ये कितना बचा है मेरे पास में? 100 cos 60 डिग्री, u cos थीटा होता है तो कितना आ जाएगा? 100 cos 60 कितना हो जाएगा? 1/2। मतलब x एक्सिस में कितनी स्पीड है? 50 मीटर पर सेकंड है। अच्छा y एक्सिस में देखें तो कितनी स्पीड होगी? तो 100 sin 60, तो 100 sin 60 होता है √3/2। यह आ जाएगा हमारे पास में 50√3 मीटर पर सेकंड। आइए इसको समझिए, तो x एक्सिस में 50 मीटर पर सेकंड है, y एक्सिस में √3 टाइम्स 50 मीटर पर सेकंड है। अब सुनिएगा ध्यान से, जैसे पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते vy तो हो गया 0, मतलब इसकी वैल्यू घटते 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 0 होगी। रह क्या जाएगा? सिर्फ और सिर्फ x रह जाएगा। क्यों? क्योंकि x में किसी भी तरीके का एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि ना ही ये स्पीड बढ़ेगी और ना ही घटेगी, जितनी है उतनी ही रहेगी। तो vx कितना आ जाएगा यहाँ पे? 50 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये तो वैल्यू कभी चेंज होगी नहीं। हाँ uy घटते 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 0 हो गया, uy घटते घटते vy हो गया, और vy की वैल्यू कितनी होती है हाईएस्ट पॉइंट पे? 0 होती है। तो बच कितना गया? 50 मीटर पर सेकंड। तो हमारे थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? 50 मीटर पर सेकंड। काफी ज्यादा सिंपल है ये, कुछ भी इतना सोच रहे हैं। मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। देखिए मैंने आपको डायग्राम भी बनवाया था लास्ट लेक्चर में कि हाँ शुरुआती में uy जो होता है बड़ा होता है, फिर वो घटते 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 0 हो जाता है, लेकिन रह क्या जाता है? सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस का। इसीलिए मैंने एक पॉइंट लिखवाया था फर्स्ट लेक्चर में, किसके? प्रोजेक्टाइल मोशन के, कि एक्स का कोऑर्डिनेट हमेशा बढ़ता रहता है मोनोटोनिकली, लेकिन वाई का कोऑर्डिनेट पहले तो बढ़ जाता है और फिर घट जाता है। तो वो जब बढ़ता है तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा? uy घटते घटते 0 हो जाएगा। तो जो चीज घट गई बच क्या गया? सिर्फ और सिर्फ 50। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? 50 मीटर पर सेकंड। तो हम क्या याद रखेंगे? वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट जब भी पूछे तो वो वही होगा जो ux वाला होगा। ux ही बचता है ऊपर जाते जाते, क्योंकि uy जो होता है वो घटते 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 0 हो जाता है। बस इतना सा लॉजिक है। मेरी बात को दोबारा से सुनिएगा तो आपको चीजें और समझ में आएगी। चलिए अब मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज निकलवाने जा रहा हूं। कैसे निकालेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज? और ज्यादा कुछ समझना नहीं है इसमें, फॉर्मूला याद रखो, थ्योरी को एक बार अच्छे से कवर कर लो एकदम इत्मीनान के साथ, समझ करके डेप्थ नॉलेज के साथ, तो आपको हर चीज समझ में आएगी। तो ये हमारे पास में फर्स्ट का आंसर हो गया, ये वाला हमारे पास में सेकंड का आंसर हो गया, और ये हमारे पास में लॉजिक से ही निकाल दिया हमने थर्ड का आंसर। आइए फोर्थ का आंसर हम लोग सॉल्व करते हैं। आर निकालना है तो आर का फॉर्मूला याद होना चाहिए और कोई लॉजिक नहीं है इसमें। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय
जी। तो u कितना है हमारे पास में, u की वैल्यू 100 दे रखी है। सर 50 और 50√3 क्या है? अरे वो तो u cos थीटा और u sin थीटा है। कंप्लीट u कितना है? कंप्लीट u 100, तो ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर। तो 2 बार लिखा हमने 100। साइन 2 थीटा, तो साइन एक थीटा कितना है 60, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ लिखूंगा साइन 120 बाय जी की वैल्यू कितनी है 10 है, तो ये आ जाएगा 1000 और साइन 120 की वैल्यू हम लिखेंगे तो ये कितना है, ये 180 माइनस 60 है। 180 माइनस 60, तो मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था लास्ट लेक्चर में कि साइन 180 माइनस थीटा हमारा होता है साइन थीटा के बराबर। अब अगर मैं 120 को लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, साइन 180 माइनस 60 इक्वल्स टू साइन, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 60। तो जो हमारा सवाल साइन 120 के लिए बनेगा वो किसके बराबर होगा, वैल्यू साइन 60 के बराबर होगा। ऐसे आपको लॉजिक लगाना है। साइन पाई माइनस थीटा में इसको कन्वर्ट करना है, तो पाई कितना होता है 120 और उसमें से कितना घटा है, पाई कितना होता है सॉरी 180, उसमें से कितना घटा है कि 120 बच जाए तो 60। तो यानी कि साइन 120 किसके बराबर होगा, 60 के बराबर। और 60 किसके बराबर होता है, √3/2 के। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग √3/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 500√3 मीटर। मतलब ये हमारे पास में हॉरिजॉन्टल रेंज आ गया। मैं एक बार स्क्रीन से हटता हूँ, आप लोग मेरी बातों को सही से समझ करके इस आंसर को नोट करिएगा। हाँ जी, विजिबल भी है। चलिए मैं थोड़ा सा पानी भी पी लेता हूँ। अब चलिए सुनिए मेरी बात। देखिए बहुत आसान है चीजें, एक ही चीज बस नहीं थी इसमें सीखने वाली। क्या नहीं थी, ये हाईएस्ट पॉइंट पे Vx जो होता है वो Ux के बराबर ही होता है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे Uy घटते घटते 0 हो गया, बच क्या गया, पूरा का पूरा Ux ही बच गया। और Ux Vx के बराबर इसीलिए क्योंकि x एक्सिस में किसी भी टाइप का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। मैंने आपको बोला था x एक्सिस में ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में यूनिफॉर्म मोशन होता है और y एक्सिस में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, क्योंकि वहां पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। उस कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है g, यानी कि 10 के बराबर होती है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब मैं आपको, अभी तक आप ध्यान से देखना, तो मैंने सारे फॉर्मूले थीटा के फॉर्म में यूज करे, क्योंकि डेटा मेरा थीटा के फॉर्म में दे रखा था। कई बार क्या होगा ना, डेटा में थीटा दे ही नहीं रखा होगा, तब कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। आइए उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगला सवाल लेते हैं। फॉर्मूले को मैं लिखा रहने देता हूं क्योंकि उसको हम लोग यूज करेंगे। और आई होप आप, मैं जब भी कोई सवाल लेता हूं ना, उसमें सिर्फ आपको लगता है कि एक सवाल है, लेकिन उसमें मैं कई सारे पार्ट्स को इंक्लूड करता हूं कि मेरा हमेशा से एक कोशिश रहता है कि कैसे भी करके कॉन्सेप्ट को समझाया जाए, आपको एकदम डिटेल में सब कुछ ही समझा दिया जाए, ठीक है, कुछ भी चीज मिस ना हो। इसलिए मैं न्यूमेरिकल का अप्रोच, न्यूमेरिकल के फॉर्म से ज्यादा मैं उसके थ्योरी के एक्सप्लेनेशन पे रखता हूं कि वो क्यों बना वो सवाल, कैसे बना वो सवाल, तो आंसर तो अपने आप ही आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को हम देखते हैं। तो अगला सवाल कुछ इस तरीके का दे रखा है हमें, सीधे सीधे कह रखा होगा कि अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड सच दैट its horizontal component is 30 meter per second and vertical component is 40 meter per second। क्या रखा होगा, इस तरीके से फेंका गया कि उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 30 आ गया और वर्टिकल कंपोनेंट 40 आ गया। थीटा की कोई बात नहीं कही गई। तो हमें क्या कह रखा है, y और x का इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट दे दिया। ऑफ कोर्स ये प्रोजेक्टाइल कुछ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। फिर अगेन वही सब चीजें हमसे पूछी हुई है कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, दूसरा मैक्सिमम हाइट निकालो, तीसरा वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट निकालो, और चौथा हमसे ये बोला हुआ है हॉरिजॉन्टल रेंज निकालो। तो अगेन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि अब यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले यूज होंगे। क्या सर ये यूज नहीं हो सकते हैं? मैं यहाँ का थीटा अगर निकाल लूँ तो कैसे निकालूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस करके
tan इनवर्स करके। लेकिन खैर मैं आपको अभी बिना सॉरी बिना एक मिनट, हाँ मैं आपको अभी बिना थीटा को यूज करे यूएक्स यूवाई के फॉर्म में कैसे इस सवाल को करा जाए वो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। देखिए पहला हमसे ये कह रखा है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो थीटा अगर दे रखा होता तो हमें पता है कि हम यूज करते 2u साइन थीटा बाय जी, लेकिन थीटा तो दे नहीं रखा है तो हमें ये पता है कि वो होता है 2uy बाय जी। अच्छा uy कितना है हमारे पास में, तो uy है 40 मीटर पर सेकेंड और g कितना है, g है 10, तो ये आ गया 8 सेकेंड। सिंपल। और फॉर्मूला अगर याद है, और मैंने आपको यहां से यहां तक जाना कैसे, क्योंकि u साइन थीटा ही y में होता है तो मैं u साइन थीटा को ही uy लिख सकता हूं। तो इसमें कोई ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, मेरे लेक्चर को अटेंड करना है, सब आ जाएगा समझ में। आइए दूसरा हमसे पूछा हुआ मैक्सिमम हाइट, तो हमें पता है कि अगर थीटा दिया हुआ होता तो हम लोग फॉर्मूला लगाते u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, लेकिन सर हमारे पास तो थीटा दे ही नहीं रखा है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, uy स्क्वायर बाय 2g। अच्छा uy कितना है, वो है 40, तो इसका करेंगे स्क्वायर बाय 2 इंटू में g। अब हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये 80 मीटर मैक्सिमम हाइट आ गया। थर्ड क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, 1 मिनट मैं भी कराता हूं कैसे करेंगे। अगेन एट हाईएस्ट पॉइंट हमको पता है ये बात, क्या पता है कि जो vy होता है वो तो 0 हो जाता है, vy क्या हो जाता है 0, तो जो भी चीजें बचती है ये घटते घटते यहाँ क्या हो जाएगा, vy 0 हो जाएगा, तो जो भी चीज बचेगा वो क्या आएगा, वो vx आएगा। और x एक्सिस में किसी भी तरीके का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसका मतलब ux बराबर vx होगा। तो अगर हमारे पास में v नेट क्या होता है, v नेट होता है vy का स्क्वायर vx का स्क्वायर, जिसमें से vy तो 0 हो गया, तो अगर vy 0 हो गया तो सिर्फ और सिर्फ नेट वेलोसिटी का vx बची, और vx किसके बराबर है, ux के बराबर है, और ux किसके बराबर है, वो 30 मीटर पर सेकेंड। तो जो चीजें मैंने आपको इससे पिछले वाले सवाल में लॉजिकली करके बताई वो आप किसी टेस्ट वगैरह में, स्कूल में, सब्जेक्टिव एग्जाम में इस तरीके से भी सॉल्व करके बता सकते हो कि सर अगर मैं v नेट देखूंगा यहाँ पे तो vy का स्क्वायर और vx का स्क्वायर होगा अंडर रूट में, जिसमें से सर vy तो सर 0 हो जाए क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे vy 0 हो जाता है, क्योंकि तभी वो हाईएस्ट पॉइंट अचीव हुआ है, और रह क्या जाता है सिर्फ और सिर्फ vx। अब vx क्यों ux के बराबर है, क्योंकि ax की वैल्यू 0 है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में किसी भी तरीके का कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, किसमें, प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो जो भी नेट वेलोसिटी बचा वो vx के बराबर बचेगा, और vx किसके बराबर आ गया 30 मीटर पर सेकंड से। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे सॉल्व हो गया बड़ी ही आसानी से। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि r पूछा हुआ है, तो हमें पता है ये बात कि सर अगर मेरे को थीटा दिया हुआ होता जैसा हमने लास्ट सवाल में किया है तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करता, लेकिन अब तो ये दिया हुआ नहीं है, तो मैंने आपको सिंपली बोल रखा था कि r क्या होगा, ux टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट, ux कितना चल रहा है और कितना टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वेलोसिटी इनटू में टाइम। अब हमें पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, तो वो होता है 2uy बाय जी। मैंने आपको डायरेक्टली याद भी रखने को बोला था कि याद भी रख सकते हो 2ux uy बाय जी, बट मैंने इस बार आपको ऐसा इसीलिए करके दिखाया कि एक तरीका ये भी है कि याद भी ना हो और रटने जैसा भी ना लगे। वैसे आपको याद हो जाएगा, प्रैक्टिस तो उतनी करनी ही है, लेकिन अगर आपको नहीं, एग्जाम प्रेशर में अगर आप भूल गए तो आपको सिंपली बस ये याद रखना है कि x की वेलोसिटी इनटू में टाइम ऑफ फ्लाइट, x की वेलोसिटी इनटू में टाइम ऑफ फ्लाइट। आइए तो अब वैल्यूज रख देंगे और हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो 2ux कितना है हमारे पास में 30, uy कितना है 40 डिवाइडेड बाय 10, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा बहुत ही शानदार सा। तो आई होप आपको हर एक चीजें बिल्कुल डिटेल में समझ में आई होगी। आप लोग इसे नोट करिए, और वैसे तो आप लोगों को पहले खुद से स्क्रीन को पॉज करके हर सवाल को ट्राई करना है, मैं आपको हमेशा यही एडवाइस करता हूं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल थोड़ा सा एक नया है, क्या नयापन है उसके अंदर उसको समझिएगा। और अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ये चीज, चलो ठीक है ये लिखा रहने देता हूं। वैसे कभी कभी ट्राई ये भी करना है कि अगर 2-3 सवाल हमने कर लिए तो फॉर्मूला लिस्ट को थोड़ी देर के लिए साइड रख दो, क्योंकि एग्जाम की तैयारी करनी है हमें और एग्जाम में हमारे पास में अलग से फॉर्मूला नहीं होने वाला है। तो हाँ, 4-5 सवाल करने के बाद आपको फॉर्मूला लिस्ट को साइड में रखना है। बिना फॉर्मूला लिस्ट को देखे आपको उस सवाल को 100% अटेम्प्ट करना है। अगर नहीं कर पाए इसका मतलब अभी आप उस चीज के लिए तैयार नहीं हो, थोड़े और सवाल करो। अपने आप को जज भी तो करना है ना। एक टाइम ऐसा ही तो आएगा एग्जाम में आपके पास पेन और ब्लैंक पेपर के अलावा कुछ नहीं होने वाला है, आपका ब्रेन रहेगा। तो आपको उस चीज की तैयारी करनी है। आपको हमेशा हर दिन आपको वो मोमेंट को मन में एनालाइज करना है, दिमाग में आपको एनालाइज करना है, विजुअलाइज करना है कि हाँ तब कैसा फील होगा, वैसा आपको रोज फील करना है। शुरुआत करो 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, वो टाइम बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते वो 3 घंटे तक के लिए आ जाएगा, तब आप बिल्कुल एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे। चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। सवाल क्या कह रखा है, सवाल कुछ ऐसा दिया हुआ है, देखिएगा। अगेन वही सिंपल सी बात है कि हाँ एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया 200 मीटर पर सेकंड से, इस बार प्रोजेक्ट किया गया। यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। अब इसको अगर प्रोजेक्ट किया गया 200 मीटर पर सेकंड से, और अगेन ये जो एंगल दे रखा है, ये दे रखा है 53 डिग्री। सवाल ये कह रखा है, अच्छा ये जो व्यक्ति जो खड़ा है, ये व्यक्ति खड़ा है 560 मीटर की दूरी पे। सवाल ये कह रखा है फाइंड स्पीड ऑफ मैन सच दैट इट विल या ही विल कैच, मान लो ये थोड़ी देर के लिए बॉल फेंकी गई है, कैच द बॉल। क्या क्या रखा है, ऑब्जेक्ट को फेंका गया तो जाते 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 ये कहीं गिरेगा, ये भी दौड़ेगा, तो बिल्कुल ग्राउंड पर टच होने से पहले इसको कैच कर लेना है। अब पॉसिबिलिटी 2 है यहाँ पे, वस्तु जा रहा है, वो पीछे भी जा सकता है, तो बस मैन को इधर दौड़ना पड़ेगा ग्राउंड पे, और बॉल को गिरने से पहले मैन को उस पॉइंट पे पहुंचना पड़ेगा जो कि इस बॉल की हॉरिजॉन्टल रेंज होने वाली है, और उतने ही टाइम के अंदर पहुंचना होगा जो कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होने वाला है। मैंने आपको लॉजिक भी क्लियर कर दिया। मैंने कर एक वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका, ये मैन है, तो या तो मैन के उस तरफ जाएगा, तो बिल्कुल जिस टाइम पे ग्राउंड पे गिरने वाला है उसी टाइम पे इस मैन को पहुंचना होगा। मतलब जितना टाइम ऑफ फ्लाइट इस वस्तु का होने वाला है उतने ही टाइम के अंदर में मैन को पहुंचना होगा बॉल के पास। दूसरा क्या है, उस मैन के आगे ही बॉल गिर रही है तो इस तरफ दौड़ना पड़ रहा होगा। अब स्पीड चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में, हमें तो स्पीड पूछा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे क्या कि बॉल कहाँ गिरने वाला है, मैन से कितनी दूरी पे गिरने वाला है और कितने समय बाद गिरने वाला है, ताकि मैन को उतना समय मिल पाए। आप लोग सवाल को स्क्रीन को पॉज करिए और खुद से एक बार सवाल को जरूर ट्राई करिए। मैं अब करने जा रहा हूँ, देखिएगा। सबसे पहला काम हमारा क्या बनता है, सवाल में बोला नहीं टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हमारा लॉजिक, हमारे मन का प्रैक्टिस कहता है। जब हमने सवाल को पढ़ा तो हमारे मन ने कहा ये इसी तरीके से सवाल को करना है, और सवाल का सही तरीका भी यही है। सुनिएगा, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा इसका क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज। आप टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हो। हॉरिजॉन्टल रेंज कितना आएगा, तो फॉर्मूला क्या सर, हमें थीटा दे रखा है, तो थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है सर थीटा वाला फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू कितना है, यू है 200, तो 200 का स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो साइन हमारे पास में 2 थीटा दे रखा है। एक मिनट, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं, नहीं सही है, ठीक है। तो साइन 2 थीटा, अब देखिएगा साइन 2 थीटा अगर मैं रखूंगा तो साइन 2 इंटू में 53 डिग्री होगा। ध्यान सुनिएगा, मैंने आपको बेसिक में बताया था कि आपको कुछ वैल्यूज ना याद रखनी है। आपको साइन 53 डिग्री की वैल्यू पता है कितनी होती है, वो होती है 4/5, लेकिन आपको साइन 2 इंटू 53 डिग्री की वैल्यू नहीं पता। तो क्या मैं साइन 2 थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इस थीटा को मैं 53 डिग्री कर देता हूँ। तो आपको छोटे छोटे मैनिपुलेशन समझने पड़ेंगे कि सर
डायरेक्ट वे में तो हो नहीं रहा है सवाल, तो क्या मैं इनडायरेक्ट वे में कर सकता हूँ? बिल्कुल करना आना चाहिए, ठीक है, बाय जी। अब ये सवाल हम कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि cos 53 और sin 53 की वैल्यू कितनी होती है, बस हम वैल्यू रख देंगे। आइए, ये हमारे पास में आएगा 200 200, देखिए एक को कैंसिल कर दिया 40, तो हो गया 200 इंटू में 40। मैंने कैसे किया ये सवाल, 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, 20 इंटू में 2 40, तो हो गया 200 हो गया 40। साइन 53 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 4/5। कॉस 53 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 3/5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 5 8 जा 40 और 5 4 जा 20, तो ये कितना आ गया हमारे पास में, 4 3 12 हो गया 96। तो 40 इंटू में 96, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास में, कुछ ज़्यादा ही आ गया ये, एक मिनट, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ठीक है, हाँ ठीक है। तो u स्क्वायर साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, इतना भी सही है, ये कट गया, ठीक है। साइन 4 3 जा 12 96 4 6 24 2, ठीक है। देखिए तो हमारे पास में क्या आ गया, जब हमने इसको सॉल्व किया तो आ गया हमारे पास में 3840 मीटर, 3840 मीटर। अब ये हमारे पास में हॉरिजॉन्टल रेंज आ गया। अब अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूं, अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूं तो मेरे को क्या मिलने वाला है, जरा ध्यान सुनिएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट की कैलकुलेशन अगर मैं करूं तो कितना मिलेगा मेरे को, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा बाय जी। तो 2u कितना है 200, साइन थीटा कितना है, साइन का 53, और साइन का 53 कितना होता है, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, साइन का 53 बाय जी हो गया ये, ठीक है। तो ये हो गया 40, ठीक है। 40 साइन 53 कितना होगा, साइन 53 होगा 4/5, तो ये आ गया 32 सेकेंड। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है 32 सेकेंड। अब देखिए बॉल एक्चुअली में गिर कहाँ रहा है, बॉल काफ़ी ज़्यादा दूर गिर रहा है, 560 मीटर ये है, लेकिन कितने मीटर पे गिर रहा है, इतने पे, तो उसको चलना कितना पड़ रहा होगा, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है हमें, 3840 मीटर। डेटा थोड़ा सा अजीब हो गया, एग्जाम में सवाल ऐसा आएगा कि हाँ डेटा थोड़ा सा सही हो, लेकिन कोई नहीं, इतना अजीब भी नहीं, हम कर सकते हैं आराम से। देखिए स्पीड अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मैन को इस तरफ दौड़ना पड़ा होगा, कितना मीटर दौड़ना पड़ा होगा उसको देखिए, तो उसको दौड़ना पड़ा होगा 3840 माइनस 560। अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो मेरे पास में आएगा 8, और ये 9 में से 5 गया, सॉरी 7 में से 5 गया 2, चेक कर लेता हूँ मैं एक बार, 0 8, ठीक है। हाँ तो इतना मीटर उसको दौड़ना पड़ा होगा, कितने टाइम में दौड़ना पड़ा होगा, तो 32 सेकेंड में। तो इसकी जो स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3280 बाय 32। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 8 से सॉल्व हो रहा है, 8 4 जा 32, 8 4 32 10, तो ये लगभग लगभग कितना आ जाएगा, ये 10 पॉइंट कुछ सेकेंड आएगा, 4 1 कम 4 4 दूनी 8, सॉरी हाँ सही तो है, 102 सेकेंड, ठीक है। क्योंकि 102 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 408 आएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो इतना आंसर आ गया। आंसर थोड़ा सा अजीब आया क्योंकि डेटा थोड़ा इतना ज़्यादा मैंने अच्छा लिया नहीं है, बाकी सवाल में कॉन्सेप्ट आप लोग समझो कि कॉन्सेप्ट क्या है। मैं एक बार देख लेता हूँ कैलकुलेशन, हाँ सही है। तो आई होप आपको हर एक चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आई होगी। एक्चुअल में हुआ क्या है, पार्टिकल जो है, जो प्रोजेक्टाइल है, वो मैन के पीछे जा रहा है। कितना पीछे जा रहा है, तो वो इतना पीछे जा रहा है,
3840 में से 560 को माइनस कर देंगे तो वो इतना आगे जा रहा है, तो मैन को यही डिस्टेंस कवर करना पड़ा होगा। कितने टाइम में कवर करना पड़ा होगा? जब तक कि पार्टिकल हवा में था, तो 32 सेकंड तक टाइम ऑफ फ्लाइट हवा में था पार्टिकल, तो 32 सेकंड के अंदर अंदर उसको इतनी दूरी चलनी पड़ी होगी, तो उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? इतनी आ जाएगी। और ये अप्रॉक्स नहीं है, तो एग्जैक्टली आ गया है, एग्जैक्टली है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो मैंने आपको बताया था। मैं बीच बीच में बेटा पानी पी रहा हूं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्या सीखना है? आई होप आपको ये तीनों सवाल बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अभी तक समझ में नहीं आया है तो दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके पीछे ले जाओ, दोबारा देखो, दोबारा सवाल ट्राई करो, क्योंकि अब एक नई चीज सिखाने वाला हूं। ऑफ कोर्स आज उसका सिर्फ और सिर्फ बेसिक बताऊंगा, मैं आपको ओवरडोज नहीं देना चाहता हूं सवालों का, सिर्फ उसका बेसिक देखेंगे। कई बार सवाल पता है कुछ ऐसा आता है कि प्रोजेक्टाइल को हमने फेंक दिया। अब शुरुआत में हमने प्रोजेक्टाइल को मान लो 20 डिग्री का एंगल दिया, लेकिन क्या घटते कभी घट नहीं रहा? क्या एंगल हो क्या रहा है ना, प्रोजेक्टाइल शुरुआत में 53 डिग्री है, लेकिन कभी तो वो 0 डिग्री हुआ, फिर वो एंगल बढ़ता जा रहा है। तो एक्चुअली में होता क्या है ना प्रोजेक्टाइल के साथ, पहले एंगल घटते घटते 0 होता है, फिर बढ़ता है। मैं एक बार ये बात आपको दोबारा समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसमें। अब वो इसका इस सवाल से लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन जो चीज़ मेरे को बतानी है उसका भी बेसिक है। जो बेसिक आपको बताना है एक उसका भी बेसिक है, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि एक टाइप का सवाल आता है हमेशा। देखिए मैंने अगर पार्टिकल को ऐसे करके फेंका तो कुछ ऐसा जाएगा, शुरुआत में एंगल कुछ था, अब धीरे धीरे क्या एंगल कम नहीं हो रहा है, धीरे धीरे एंगल कम हो रहा है, एक टाइम पे एंगल 0 हो गया, और फिर एंगल अब बढ़ता जा रहा है, एंगल अब बढ़ता जा रहा है, एंगल अब बढ़ता जा रहा है। तो क्या होता है ना, प्रोजेक्टाइल का एंगल चेंज हो रहा होता है। और सवाल कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि मान लो अगर यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो कभी तो 15 डिग्री का एंगल बना होगा, तो पूछ लेंगे 30 डिग्री पे फेंका हमने जरूर, लेकिन जब 15 डिग्री का एंगल था हॉरिजॉन्टल के साथ प्रोजेक्टाइल का, तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी? इस चीज को बोलते हैं वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी चीज को बोलते हैं क्या? वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। मैं एक बार दोबारा बताता हूँ क्या कह रहा हूँ। शुरुआत में जब हम प्रोजेक्टाइल को एक पर्टिकुलर एंगल पे फेंकते हैं तो क्या हमेशा वही एंगल बना रहता है? नहीं, एंगल चेंज हो रहा होता है, पोजीशन के साथ साथ एंगल भी चेंज हो रहा होता है। तो हमसे ये बोला जाता है कि ठीक है आपने शुरुआत में 35 डिग्री 40 डिग्री किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे प्रोजेक्टाइल को फेंका, लेकिन जब वो एंगल चेंज हुआ, चेंज होकर के मान लो कुछ वो 12 डिग्री हुआ, तो जब 12 डिग्री हुआ प्रोजेक्टाइल का एंगल, तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? नेट वेलोसिटी। तो इस चीज को बोलते हैं वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हेडिंग लगाइए वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। आई होप मैंने जो आपको बेसिक बताया होगा वो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है ना, हम टॉपिक पढ़ तो लेते हैं, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं ना, अगर ये पता चल जाए तो हमारे लिए सवाल करने का महत्व समझ में आ जाएगा। कई बार हम बोलते हैं ना कि सर हमने पढ़ तो लिया, लेकिन क्या ये लॉजिक लगेगा इस सवाल में? तो पहले जो आपने पढ़ा है वो सोचो कि क्यों पढ़ रहे हो, क्या रीजन है उसके पीछे, आप क्या फाइंड करना चाहते हो। जब आपको पता चलेगा कि अच्छा अगर हमें ये चीज फाइंड करनी है तो हमेशा इसी कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर एक पर्टिकुलर एंगल पे हमें वेलोसिटी पूछ ले प्रोजेक्टाइल का, तो हमें जो चीज मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ आपको रटना नहीं है, आपको प्रोसेस को समझना है। तो आप हेडिंग लगाइए, यहां से आपका याद करने का काम खत्म हो गया। आपको याद हुई टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, वही 3 चीज करनी है। अब आपका याद करने का काम खत्म हो गया, प्रोसेस को समझना। और प्रोसेस को समझने के लिए वही गैलीलियो का स्टेटमेंट, एक्स में कैसे लिखेंगे इक्वेशन को, वाई में कैसे लिखेंगे इक्वेशन को, दोनों में अलग अलग इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, ये सब मैंने आपको प्रोजेक्टाइल के फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो आपको वो वाला आइडिया यहाँ पे लगाना होगा। आइए हेडिंग लगाया हमने वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन प्रोजेक्टाइल मोशन, इन प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए
कैसे करेंगे समझिए, नाम से ही क्लियर है, मैं वेलोसिटी का वेरिएशन देख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है ना, वेलोसिटी वेरी तो करती है, लेकिन तब भी एक पर्टिकुलर पैटर्न है वेलोसिटी के वेरी करने का। अगर प्रोजेक्टाइल हमारा कुछ ऐसा बना हुआ है, तो हमें पता है कि शुरुआत में उसकी जो स्पीड थी एक्स एक्सिस में वो थी u cos थीटा, और जो y में थी वो थी u sin थीटा। अब हमसे ये पूछ लेते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे t इक्वल्स टू t1 टाइम पे या फिर t इक्वल्स टू t2 टाइम पे हो क्या रहा होगा ना, ये पार्टिकल इधर जा रहा होगा तो इसका एंगल कुछ ये बना होगा, जब ये t2 टाइम पे वापस आ रहा होगा तो इसका एंगल कुछ ये बना होगा। तो हो क्या रहा होगा, यहाँ पे भी एंगल कुछ अल्फा बना होगा। अब सुनिएगा, ये थीटा एंगल है बट ये तो अल्फा एंगल है, तो एक बार जब ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो वही 12-13 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, फिर वो 0 हुआ होगा, हॉरिजॉन्टल पे एंगल क्या हो जाता है 0 हो जाता है, फिर वो एंगल बढ़ना शुरू हुआ होगा, फिर से वो कभी 12-13 डिग्री होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि सर 30 डिग्री से 0 हुआ तो बीच में 12 हुआ, तो अब 0 से, क्योंकि जिस एंगल पे जा रहा होता है प्रोजेक्टाइल उसी एंगल पे वापस आ रहा होता है। अगेन इस चीज को भी मैं प्रूव कर दूंगा, बाकी लॉजिक भी यही कहता है कि हाँ सर होना भी यही चाहिए, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन आपको पता होगा, ये सारा का सारा जो खेल हो रहा है वो मोशन अंडर ग्रेविटी है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी तो लग रही है, और ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है जो कि टोटल एनर्जी को कंजर्व रखेगी। तो इस वाले पॉइंट पे जो भी हमारे पास में मैकेनिकल एनर्जी है वही इस वाले पॉइंट में मैकेनिकल एनर्जी होगी, और ये एंगल सेम होगा। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 30 डिग्री से फेंका 0 हुआ तो 0 से फिर से 30 डिग्री पे जाएगा, और अगर जाएगा तो बीच में कभी अल्फा एंगल होगा, तो यहाँ भी अल्फा एंगल होगा और यहाँ भी अल्फा एंगल होगा। फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ इस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, यानी कि इस वाले पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, हमको ये पता है कि सर एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस तो 0 है। अब अगर एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन अगर 0 हो गया तो जो भी वेलोसिटी ux होगा क्या वही vx होगा। ux कितना है, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज होगा नहीं। अगर एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 है तो एक्स एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम होने वाली है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u cos थीटा, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास में मान ले इस पॉइंट पे स्पीड आते आते कितनी होगी ये v, तो x में कितना हो जाएगा v का cos अल्फा, v का कितना हो जाएगा cos अल्फा। तो यहां से हम लोग v की एक वैल्यू निकाल लेंगे u cos थीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा। मैं फिर बोल रहा हूं, आपको रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं याद करना है, ये बिल्कुल भी याद नहीं करना है, बस इस प्रोसेस को समझना है। मैंने क्या किया है, एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है उसको किसी और टाइम पे किसी और एंगल के एक्स एक्सिस के वेलोसिटी से कंपेयर कर दिया है। किसी और एंगल पे कितना है वेलोसिटी, मान लिया मैंने v है, तो यहाँ पे कितना रहा होगा v का cos अल्फा रहा होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ, अगर एक्स एक्सिस में वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है, ना ही बढ़ रही है ना ही घट रही है, यानी कि सेम रह रही है, तो ये इसके बराबर होगा, और यहाँ से मैंने v की वैल्यू निकाल ली। तो आपको हमेशा यही करना होगा, जब मैं सवाल लेकर के आऊंगा आने वाले लेक्चर्स में, सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना होगा कि एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस और किसी भी टाइम पे एक्स एक्सिस की वेलोसिटी दोनों इक्वल रख के v की वैल्यू निकाल लेनी है उस पॉइंट पे, उस जनरल टाइम पे उस v की वैल्यू निकाल लेनी, हमेशा यही करना है। अब आइए, हमसे टाइम पूछ लेता है कि ये t1 टाइम कौन सा होगा, कोई नहीं, निकाल देंगे, बहुत आसान है हमारे पास में। क्या कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। y एक्सिस में फोकस करो, y एक्सिस में। क्यों सर, हमेशा टाइम निकालने के लिए y एक्सिस ही पे फोकस करा जाता है, क्यों, क्योंकि वहीं पे एक्सेलरेशन है। याद है टाइम ऑफ फ्लाइट भी हमने y एक्सिस की मोशन से ही निकाला था, तो यहाँ भी हम लोग यही करेंगे। तो फॉर टाइम के लिए यानी कि फॉर t1 के लिए मैं कहाँ फोकस करूंगा, y एक्सिस पे। सर क्यों y एक्सिस पे फोकस किया जा रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन है y एक्सिस में, तो यहाँ से टाइम निकालना ज्यादा अच्छा रहता है। ध्यान सुनिएगा कैसे, अगर मैं y एक्सिस में ये वाली इक्वेशन लगाऊं, क्या इक्वेशन, vy बराबर uy प्लस ay इंटू में t।
ठीक है। अब वी वाई हमारे पास में कितना है, तो इस वाले पॉइंट पे मेरे को वाई एक्सिस का वेलोसिटी चाहिए होगा। एक्स एक्सिस में अगर वी कॉस अल्फा है तो वाई में कितना होगा, वी का साइन अल्फा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वी तो किसी टाइम पे ना, किसी और टाइम पे, इनिशियल टाइम पे नहीं, किसी और टाइम पे वी स्पीड हो जाती है वेरी प्रोजेक्टाइल की, तभी तो हम बोल रहे हैं कि वेरिएशन हो रहा है वेलोसिटी में। पहले हमने यू से फेंका था, लेकिन जाते जाते तो उसकी स्पीड कुछ वी हो गई। हाँ, और उस पॉइंट पे जब उसकी वेलोसिटी वी हो गई है तो उसका एंगल भी हमें दे रखा है अल्फा, तो मैं उसकी हेल्प से वी की वैल्यू निकाल चुका हूँ। और अब मैं T1 निकालने के लिए वाई एक्सिस पे वही सारे आइडियाज लगा रहा हूँ, गैलीलियो मोशन वाले, गैलीलियो के स्टेटमेंट वाले। सुनिए, यू वाई कितना है हमारे पास में, यू वाई है यू का साइन थीटा, और ए वाई कितना है, ए वाई है माइनस का जी, तो माइनस का जी, और ये हो गया हमारे पास में T1। तो पहले मैं ये T1 निकाल रहा हूँ, ठीक है। v की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, u का cos थीटा। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको रटना कुछ भी नहीं है, बस समझना है कि हाँ, पहले x एक्सिस में हम रिलेशन बनाएंगे, फिर y एक्सिस से मैं टाइम निकालूंगा, सिंपल। तो v कितना है मेरे पास में, u का cos थीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा, और ऊपर क्या हो गया ये साइन अल्फा, इक्वल्स टू u साइन थीटा माइनस का g T1। मैं g T1 को इधर लेके जाता हूँ, तो g इंटू में T1 इक्वल्स टू u साइन थीटा, ये जो होगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। देखो इस टर्म को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, तो माइनस का होगा तो u होगा, और साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या टेन अल्फा हो जाएगा, लेकिन ये कॉस थीटा भी तो रहेगा, तो कॉस थीटा भी रहेगा। आई होप आपको हर एक चीज़ें विजिबल होगी। मैं सही फॉन्ट साइज में भी लिख रहा हूँ कि हाँ, चीज़ें विजिबल रहे। अब अगर मैं यहाँ से T1 की वैल्यू निकालूँ, तो मैं इसके बाद इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ से T1 की वैल्यू निकालूँ तो कितना आएगा मेरे पास में, मैंने u को निकाल लिया कॉमन, तो क्या मिला मेरे को, साइन थीटा माइनस का टेन अल्फा इंटू कॉस थीटा बाय जी मिल गया। तो ये वाला टाइम मेरे को मिल गया, ये वाला T1 टाइम मेरे को मिल गया। मतलब इस टाइम पे, इस वाले टाइम पे, क्योंकि मेरे को थीटा दे रखा होगा, मेरे को u दे रखा होगा, और एक पर्टिकुलर अल्फा एंगल दे रखा होगा। सवाल पता है कैसा पूछेगा, 30 डिग्री में फेंका, किसी की स्पीड से फेंका, और कितने टाइम के बाद एंगल अल्फा हो गया, तो सब तो मेरे को पता ही है, ठीक है। बाकी जब मैं सवाल कराऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, लॉजिक को समझो। लॉजिक क्या कहता है, पहले एक्स एक्सिस की वेलोसिटी को इक्वल कर दो, फिर टाइम के लिए वाई एक्सिस में आप अपना थॉट लगाओ, जैसे अभी तक आप लगाते आ रहे हो। एक और बात सुनिएगा, क्या सर एक बार पार्टिकल ने एंगल अल्फा बनाया तो T1 पे, दोबारा भी तो पार्टिकल अल्फा एंगल बना रहा है, और कितने बना रहे T2 पे, लेकिन हो क्या रहा है ना, इस बार जो एंगल बना रहा है तो हॉरिजॉन्टल से ऊपर की डायरेक्शन में बना रहा है, अब जो एंगल बना रहा है वो हॉरिजॉन्टल से नीचे की डायरेक्शन में बना रहा है। तो सर इस वाले एंगल को अगर मैं अल्फा की जगह माइनस अल्फा कर दूं, किसके लिए, फॉर डिसेंट के लिए। डिसेंट मतलब जब पार्टिकल आ रहा होगा, जब पार्टिकल आ रहा होगा तो वो हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की तरफ अल्फा एंगल बनाएगा, जब जा रहा होगा एसेंट के टाइम पे तब वो हॉरिजॉन्टल के साथ ऊपर की तरफ अल्फा एंगल बनाएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, अल्फा की जगह माइनस अल्फा रख देना है, तो जो T1 है हमारा वही मेरा T1 T2 बन जाएगा, यानी कि ये वाला टाइम बन जाएगा। और वो कितना बनेगा, वो बनेगा u साइन, क्योंकि थीटा में तो कोई बदलाव नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ टेन अल्फा की जगह माइनस का अल्फा लिखना है, और ये कॉस थीटा हो जाएगा बाय जी आ जाएगा, ये माइनस का अल्फा बाहर निकलेगा और ये हो जाएगा प्लस। और अब आप देख भी सकते हो कि T2 की जो वैल्यू आ रही है वो प्लस है बीच में, तो यानी कि T2 की वैल्यू ज़्यादा है, तो टाइम है भी तो बड़ा। तो बस आपको रटना फिर नहीं है, रटना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं रटना है। बस मैंने आपको करके दिखा दे कि अगर आपको कोई टीचर ऐसा बताए कि ये चीज़ें भी होती है कि आपको आती है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या समझाना चाह रहे हैं। मैं फिर बोलता हूँ, सबसे पहला थॉट प्रोसेस आपको क्या अप्लाई करना है, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी और किसी भी अल्फा एंगल पे एक्सिस की वेलोसिटी दोनों सेम होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या होता है, 0, तो v की वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी है। अब आप टाइम निकालोगे वो कि अल्फा एंगल किस टाइम पे बनेगा। टाइम के लिए आप y एक्सिस में इक्वेशन लगाओगे, कौन सी वाली, v बराबर u प्लस में 80, फिर वही vy लिखोगे तो vy क्या हो जाएगा, v साइन अल्फा u साइन थीटा,
GT1 को इधर लाओगे, सॉल्व करोगे थोड़ा सा तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ही है। अब आप ये भी देखोगे कि T1 जो टाइम है वो कम है T2 से, और उस समय जो अल्फा एंगल है वो हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ है, तो हमारे पास में ये एक्सप्रेशन आया। लेकिन जब T2 आएगा जो कि ज़्यादा वैल्यू होगी, T1 के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा T2, इस समय क्या हो रहा होगा T2 टाइम पे, हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल नीचे की तरफ बन रहा होगा। जब अल्फा एंगल नीचे की तरफ बनेगा तो अल्फा की जगह आप लोग माइनस अल्फा रखोगे, जैसे ही आप लोग इस एक्सप्रेशन में माइनस अल्फा रखोगे बीच में आ जाएगा प्लस। रटना फिर नहीं है, बस समझ लेना है कि हाँ ऐसे ऐसे कुछ कुछ किया था सर ने। अब आइए सवाल एक क्या आता है कि किसी भी टाइम पे कोई एक पर्टिकुलर हाइट हो रही होगी, जैसे मैंने क्या किया, अल्फा एंगल कितने टाइम पे बना वो निकाल लिया, अल्फा एंगल पे वेलोसिटी कितनी थी वो निकाल लिया। मैं फिर बोल रहा हूँ, अल्फा एंगल पे वेलोसिटी कितनी थी वो निकाल लिया, अल्फा एंगल कितने टाइम में बन रहा था वो निकाल लिया, अल्फा एंगल कितनी ऊंचाई पे है वही पूछ लेते हैं। तो तीन चीजें होती है इसमें, वेलोसिटी, ठीक है, कि अल्फा एंगल वेलोसिटी कितनी थी और कितने टाइम पे अल्फा एंगल था। मतलब अल्फा एंगल से क्या क्या चीज रिलेट करवाते हैं कि अल्फा एंगल पे वेलोसिटी क्या होगी, अल्फा एंगल पे टाइम क्या होगा, और अल्फा एंगल पे हाइट क्या होगी। मैक्सिमम हाइट नहीं, कुछ भी हाइट हो सकती है ना अल्फा एंगल पे, इस वाले एंगल पे हाइट क्या होगी। तो मैं तीसरी कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, ये दो तो हम समझ गए, ठीक है। तो मैंने हर एक चीजें आपको बिल्कुल डेप्थ में बताने की कोशिश करी है, और यही है एडवांस, यही है एडवांस, इससे हाई लेवल नहीं जा सकते। मतलब सवालों में बहुत वेरिएशन हो सकते हैं, लेकिन उस एडवांस का रूट है ये। मैं आपको ये वो बता रहा हूं कि सवाल जब एडवांस के टीचर जब बनाते हैं, जब IIT सवाल बनाता है तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो कितने बेसिक में चले गए कि कुछ भी आपको याद नहीं करना है, प्रोसेस को समझना है। यहाँ पे लिख लेना आप लोग कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग प्रोसेस को समझिए, अंडरस्टैंड ओनली प्रोसेस, अंडरस्टैंड द प्रोसेस ओनली। सिर्फ और सिर्फ आप प्रोसेस को समझिए, आपको कुछ भी याद नहीं करना है। याद करोगे तो सवाल पक्का गलत करोगे एग्जाम में, कुछ भी याद नहीं करना है, प्रोसेस समझना है। एक्स एक्सिस में वेलोसिटी को इक्वल रखा, टाइम निकाला वाई एक्सिस को यूज करके, तो अल्फा एंगल पे क्या वेलोसिटी आई वो देख लिया, अल्फा एंगल कितने टाइम पे बना वो देख लिया। अब अल्फा एंगल कितनी हाइट पे बनेगा उसको सॉल्व करेंगे, और अब इस सेशन को वाइंड अप भी करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक कुछ ज़्यादा हैवी है ऐसा मेरे को पता है, इसीलिए इस पे आपको काम करना है। अभी तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें जानी है, अभी आपको कुछ नहीं आया है। जब प्रैक्टिस करोगे, डाउट आएगा, कमेंट करोगे, मैं रिप्लाई करूँगा, 2-4 बार आप खुद से सोचोगे, क्योंकि एट द एंड आपको एग्ज़ाम देना है, तो आपको ही आखिरी कॉल करना पड़ेगा कि हाँ कितनी मेहनत आपको करनी है, और सिर्फ आपके ही हाथ में वो डोर है जो आपका एग्जाम में नंबर बढ़ाएगी। आइए हाइट को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं हाइट को कैलकुलेट करूं कि किसी भी अल्फा एंगल पे हाइट कितनी होने वाली है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। और अगेन टाइम के लिए हमने वाई एक्सिस का यूज किया, तो हाइट के लिए भी वाई एक्सिस का यूज करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम हाइट भी वाई एक्सिस से आया था, टाइम ऑफ फ्लाइट भी वाई एक्सिस से आया था। तो यहाँ भी वही लॉजिक लेकर के चलना है। मैं क्या कह रहा हूँ, प्रोसेस को समझिए, लॉजिक तो वही है। तो VY² बराबर UY² प्लस 2AY/SY। अब बच्चे इतने समझदार हो ही गए कि सर ये क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे SY है, क्योंकि यहाँ पे SY है, तो सर वो वाली इक्वेशन क्यों नहीं यूज कर सकते, SY बराबर UYT हाफ AT²। मैं कहूँगा एक बार करके देखना, वहां से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसमें टाइम है और आप टाइम की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हो। लेकिन जनरलाइज फॉर्म में जब सवाल आएगा तो शायद हमें वहां से कुछ वैल्यू मिलेगी, लेकिन अभी वेरिएबल के फॉर्म में हमें यहाँ से कुछ समझना है, ठीक है। याद कुछ नहीं करना है, वेरिएबल के फॉर्म में करोगे जल्दी सवाल होगा। आइए VY, तो VY हमारे पास में कितना है, तो VY तो ये है, ठीक है, वो कितना है V sin अल्फा, और उसका स्क्वायर बोला हुआ, तो V² sin² अल्फा इक्वल्स टू UY, तो UY कितना है, उसका स्क्वायर है, तो U² sin² थीटा प्लस 2AY क्या है माइनस का G। SY तो है एक H है हमारे पास में, डिस्प्लेसमेंट इन Y, हमें वही तो निकालना है। अच्छा AY, क्योंकि बेसिक इक्वेशन है तो मैं -G रखूंगा, लेकिन जब भी मैं G की वैल्यू रखूंगा तो वो प्लस के फॉर्म में रखूंगा। समझ में आ रहा होगा ये आपको। अरे ये कोई मैं डराइव थोड़ी कर चुका हूँ इक्वेशन, ये तो नॉर्मल इक्वेशन है। इसमें AY क्या है,
ए वाई की वैल्यू तो माइनस जी है, लेकिन जी की वैल्यू -10 नहीं है, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ पे v की वैल्यू रखेंगे। सर v की वैल्यू क्या आई थी, तो मैंने अगेन कुछ याद नहीं कर रखा है, u cos थीटा बराबर v cos अल्फा है, तो v की वैल्यू क्या होगी, u cos थीटा अपॉन साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक है। अब इसका पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, इनटू में साइन स्क्वायर अल्फा, ये किसके बराबर है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2gh। अब बस हमें यहाँ से h मतलब h निकालना है, जैसे t को निकाला था तो इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, और अब बस हमारे पास में कुछ एक्सप्रेशन आएगा, बट हमें एक्सप्रेशन याद नहीं करना है, हमें प्रोसेस समझना है कि हाइट के लिए ये वाली इक्वेशन लगाएंगे, इस प्रोसेस पे जाएंगे, टाइम के लिए जो भी हमने किया था यहाँ पे ये किया था, और v के लिए हमने x एक्सिस की वेलोसिटी को इक्वल रख दिया था, बस ये समझना है। एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया हमारे पास में u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये क्या हो गया, tan स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। 2gh को इधर लेकर के आएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2gh इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको उधर लेके जाएंगे माइनस का u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर अल्फा, अब 2g से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास में h आ जाएगा, u स्क्वायर को कॉमन भी निकाल लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g। मैं फिर बोल रहा हूँ, याद नहीं करना है, बस प्रोसेस को समझना है। v निकालने के लिए हमने x एक्सिस की वेलोसिटी को इक्वल किया। सवाल ये इस सबके बारे में सोचना कब है, जब सवाल ऐसा आएगा पर्टिकुलर एक अल्फा एंगल पे, अल्फा एंगल कुछ भी हो सकता है, 45 डिग्री, ये वो एंगल नहीं, इस पे हमने फेंका हमने 60 डिग्री पे होगा, 45 डिग्री वेलोसिटी कितनी होगी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, x एक्सिस की वेलोसिटी को इक्वल करना पड़ेगा। 60 डिग्री से फेंका, 45 डिग्री कितने टाइम पे बनेगा, तो वो y एक्सिस में टाइम वाला जो इक्वेशन हमने डराइव किया था, वो डराइव करना नहीं है, हमें सोचना है कि y एक्सिस में वेलोसिटी को u साइन थीटा v साइन अल्फा कर देंगे, उसमें v की वैल्यू रख देंगे, वहां सॉल्व करेंगे। सवाल मैं आपको कराऊंगा, आने वाले लेक्चर में सवाल कराऊंगा, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के फॉर्म में इसलिए कराया कि जब मैं बोलूं कि सवाल में ऐसा क्यों सोच रहा हूं, तो आप नोट्स को चेक करना कि हाँ, जब सर ने बताया था हमको बेसिक, क्योंकि ये बेसिक है, क्यों हम ऐसा करने वाले हैं अगले लेक्चर में, वो सब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जब आपसे ये पूछ ले कि 60 डिग्री पे आपने फेंका तो 45 डिग्री पे कितनी हाइट पे पहुंच गया होगा, तब आपको ये सब करना है। तो आई होप आपको हर एक चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आई होगी, डीपली समझ में आई होगी। आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा हैवी है, ऐसा हमेशा से ये टॉपिक थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बता रहा हूँ। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, डू हार्ड वर्क विथ हैप्पी माइंड, एंड माई पेरेंट्स एंड कंट्री प्राउड ऑन यू, लव यू ऑल। पढ़ाई करते रहिए।